नमस्कार, BITDR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे हॉट टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जिस पे बहुत समय से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे युवा, उनको लगता है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए और सरकारी नौकरी मिल भी जाती है। कुछ युवाओं को सरकारी नौकरी मिल भी जाती है और बहुत सारे स्ट्रगल के बाद मिलती है, 3 साल 5 साल की मेहनत के बाद मिलती है और उसके बाद 2-3 साल 4 साल के बाद वो उनको फील होने लगता है कि हम गलत जगह पे आ गए हैं और हमको ये नौकरी छोड़ देना चाहिए। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि नौकरी छोड़ने के पहले हमको क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने चाहिए, क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़ें, मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने BITDR चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा ये कहना था कि आप इस चीज़ को देखिए, नौकरी छोड़ने का मन में अगर के विचार आया है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप बहुत सारे प्रेशर में हो सकते हैं, बहुत तरह के आपको प्रॉब्लम दिख रहे होंगे। ये बात सही है। कई बार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, साइको प्रॉब्लम होता है, वो ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाते हैं, हमको नौकरी नहीं मिलती, तब तक हम पढ़ते चले जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कई बार डबल पोस्ट ग्रेजुएशन, ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, उसके बाद फिर कई लोग तो PhD वगैरह भी कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सरकारी जॉब हमको नहीं मिलती और हमको जो जगह मिलती है या जॉब मिलती है उस जगह पे जो पोजीशन मिलती है उस पोजीशन पे उस तरह का काम नहीं होता, हमारी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग काम नहीं होता। बॉसेस, कई बार हमारे जो बॉस आते हैं वह भी ऐसे आते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन हमसे कम होती है, तो उनमें एक अजीब तरह का कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है और वो हमको दूसरे तरह से साइकोलॉजिकल टॉर्चर करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे मालूम है कि ये मैंने महसूस किया है बहुत सारे युवाओं से बात करके। तो इस तरह के फैक्टर्स के कारण युवा या वो व्यक्ति सोचने लगता है कि यार मैं गलत जॉब में आ गया हूँ, मेरे को नौकरी छोड़ देना चाहिए, और नौकरी छोड़ के वो बहुत सारे इधर उधर के कई सुनी बातों पे आ जाता है और दूसरे जॉब की सोचने लगता है और रिज़ाइन कर देता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि देखिए, आपने इतनी पढ़ाई की, उसके बाद सरकारी नौकरी इतनी आसानी से तो नहीं मिली होगी। सरकारी नौकरी के लिए आपने 2 साल 3 साल तैयारी की और तैयारी करने के बाद आपने बहुत तरह के कंपटीशन फेस किए, उसके बाद इंटरव्यू दिया और किसी तरह से आपकी वो जॉब लगी। हो सकता है कि आप अंडर यूटिलाइज हो रहे हो, ये बात सही है, लेकिन उसके बावजूद नौकरी छोड़ने से पहले ज़रूरी है कि कुछ सवाल आप अपने आप से पूछें। जी हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कुछ सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि इस जॉब की खूबियाँ क्या हैं, इस जॉब की क्या खूबियाँ हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम ज्वाइन करते हैं, अगर इसमें खूबी नहीं होती तो हम ज्वाइन ही नहीं करते। हमने ज्वाइन ही इसलिए किया क्योंकि ये जॉब हमको पसंद आया था, हमको ये पोजीशन पसंद आई थी। और दूसरी बड़ी चीज़ है सरकारी नौकरियों में, वो है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी, इसकी पोजीशन की बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी, सोसाइटी में, समाज में इसका एक ऑनर, इसकी एक रिस्पेक्ट, और साथ ही साथ एक और चीज़ होती है वो है स्टेबिलिटी। ये सारी चीज़ें सरकारी नौकरी में आपको मिलती हैं। वहीं आप अगर प्राइवेट जॉब की बात करेंगे तो प्राइवेट जॉब में ये सारी चीज़ें नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप काम नहीं कर पाए तो आपको बाहर समाज में आप बताएंगे कि मैं फलानी पोजीशन पर हूँ, टिकानी पोजीशन में, टिकानी कंपनी में, तो उसने नाम ही नहीं सुना होगा उस कंपनी का, उस पोजीशन के बारे में वो जानता ही नहीं होगा। तो समाज में ये भी एक दिक्कत होती है। वो ऐसी स्थिति में हम उसको समाज में बताने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो आप ये सोचें कि क्या हम इस जो हमारे को बेनिफिट मैंने आपको 3-4 गिनाए, जॉब सिक्योरिटी, आपका समाज में रिस्पेक्ट, पोजीशन, ऑनर और स्टेबिलिटी, एक और इसमें फैक्टर है जो गवर्नमेंट जॉब्स में होता है कि सैलरी पैकेज, आपका सैलरी पैकेज कैसा मिल रहा है। कई बार छोटे छोटे पोजीशन के लिए भी अच्छी सैलरी मिलती है। मैंने देखा है सरकारी ऑफिसेज में प्यून जैसे जॉब के लिए भी 30,000, 40,000, 50,000 रुपये की सैलरी है, और अगर 25 साल 30 साल की नौकरी हो गई तो उसकी सैलरी 1-1 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है, जो कि प्राइवेट में कभी नहीं पहुंच पाती। तो
ये सारी चीज़ें आपको पहले अपने आप से पूछना है, उसको नोट करिए, कहीं लिख लीजिए लगे तो, ताकि आपको यह तफसील से समझ में आए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। दूसरा, इसका अहम पहलू यह है कि हम यदि कैरियर को स्विच करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंगली, तो क्या हम स्विच करेंगे तो हमको इतनी सारी चीज़ें मिल पाएंगी या हम उसके लिए तैयार हैं। एक और समस्या होती है जो युवाओं के साथ मैं देख रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि बॉस से ही क्लैश हो जाता है या ऑफिस पॉलिटिक्स में वो फंस जाते हैं और उसको वो बियर नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जान है तो जहान है, ये बात बिल्कुल सच है और इसको आप बिल्कुल कंसीडर करिए कि जान है तो जहान है। इसलिए आप उस प्रेशर को एवेल्यूएट करिए कि वह प्रेशर कितना ज़्यादा है। कई बार वह प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में जॉब छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि यदि आप उस जॉब में रहेंगे तो आपको दूसरी तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। आपको हो सकता है हाइपरटेंशन हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, डायबिटीज़ हो जाए, फिर किडनी में प्रॉब्लम आ जाए, ये प्रॉब्लम आ जाए। वो सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण आता है। तो यदि ऐसा कोई अनयूजुअल प्रेशर है जिसको हम किसी भी सूरत में नहीं डील कर पा रहे हैं, डील कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादातर केसेस में डील करना ही चाहिए और करना ही पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में जाएं, चाहे अपना बिजनेस करें, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जाएं, चाहे प्राइवेट में जॉब करें, ये प्रेशर तो आपके साथ सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। समाज में, सोसाइटी में, नौकरी में ये सारे प्रेशर रहते हैं, इसलिए इसको रिकन्सिडर करिए। आप ये देखिए कि ये प्रेशर कहीं फॉल्स तो नहीं है। कई बार प्रेशर वास्तव में होता है और कई बार प्रेशर फॉल्स होता है। हम लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेस होकर फील करने लगते हैं, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। जॉब छोड़ने के बाद हमको ये एहसास होता है कि वो प्रेशर कोई प्रेशर ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताए क्या होत है वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। इसलिए प्रेशर को भी कंसीडर करिए और देखिए, उसका इवोल्यूशन करिए कि हम उससे किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, उससे किस तरह से हम बच सकते हैं या बेटर पोजीशन में जा सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है जिसको हमेशा कंसीडर करना चाहिए, लोग उसको कंसीडर नहीं करते, वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। यानी अगर आप जॉब में आए हैं और उसके बाद आपने शादी कर ली या कुछ गाड़ियों के लिए लोन ले लिया या आपने मकान के लिए लोन ले लिया और आप एक अच्छी लाइफ जीना शुरू कर दिए हैं, और उसके बाद यदि आप रिज़ाइन कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं प्लस जो आपने लोन और आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं, ये आपको जीने नहीं देंगे। तो आप सबसे पहले अपनी ये सारी चीज़ों को लिखिए कि आपके डे टू डे एक्सपेंसेस क्या हैं, कितना रुपया महीना आपको चाहिए, आपके परिवार में आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए, आपने कोई लोन लायबिलिटीज़ तो नहीं ले रखी है, यदि ले रखी है तो उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए, और उसको मंथली कैलकुलेट करिए, क्योंकि लोन लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस जो हैं वो मंथली बेसिस पे होते हैं। हो सकता है शादी ब्याह के खर्चे जो हैं वो ईयरली हों या 10 साल में 5 साल में एक आध आएँ, लेकिन डे टू डे एक्सपेंस, खाना पीना रहना गाड़ी चलाना, ये सब के तो डे टू डे एक्सपेंस हैं। इसी तरह से लोन जो आपने ले रखे हैं या दूसरे तरह की कोई आपकी लायबिलिटी है जो डेली बेसिस पे लग रही है, तो उसको आप नोट डाउन करिए और अपने आप से पूछिए कि आपके पास इसका क्या विकल्प है। यदि मान लीजिए आपने रिज़ाइन कर दिया और साल भर आपको कोई दूसरा काम नहीं मिल पाया, या आप मतलब दूसरी नौकरी नहीं कर पाए, या आपने अपना कोई बिजनेस चालू किया या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सेगमेंट में गए, तो वहाँ से आपको हो सकता है 6 महीने या साल भर कोई भी इनकम ना हो। वहाँ खर्चे ही होते चले जाएंगे, वहाँ खर्चा ही बढ़ता चला जाएगा और इनकम आने में हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का वक्त लग जाए। तो क्या हम उतने समय तक अपने आप को जीवित रख सकते हैं, मतलब जीवित यानी सरवाइव कर सकते हैं, उस फैक्टर्स का उसमें जी सकते हैं?
उतने खर्चे उठा सकते हैं, उतनी लाइबिलिटीज़ को बियर कर सकते हैं। मंथली हो सकता है आप किराए के मकान में रहते हो, किराया दे सकते हैं, या आपने लोन पे मकान ले रखा हो तो लोन की किस्तें पटा सकते हैं, EMI पटा सकते हैं कि नहीं पटा सकते। गाड़ियाँ ले रखी हैं तो गाड़ियों की किस्तें पटा सकते हैं कि नहीं पटा सकते। जो आपके खाने पीने रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो पूरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यदि नहीं कर सकते हैं तो अभी ठहरिए, आप नौकरी मत छोड़िए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ठहरिए, उसको कंसिडर करिए और आप सोचिए कि आप क्या करें। और इसके बाद सबसे अहम मुद्दा है वो अपने आप से यह पूछना कि ये नौकरी तो छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बाद मैं क्या करूँगा। यह विकल्प पे ज़रूर विचार करिए और कॉन्क्रीट विचार करिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि प्लान कैसे बनाते हैं, क्या कैसे करते हैं, है ना, नौकरी में क्या होता है, कैसे सैलरी बनाना है, कैसे इनकम जनरेट करना, इसके बारे में बताया है। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, मैं प्रयास करूँगा कि इस पर भी कुछ ना कुछ हल अपन निकालने की कोशिश करें और कुछ ना कुछ हल निकलेगा। लेकिन ये सारे सवाल अपने आप से पूछिए और पूछने के बाद आप अब विचार करिए कि मेरा नौकरी छोड़ना सही है या गलत है। और यहाँ पे मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि यदि आपका नौकरी छोड़ने का मन बन चुका है तो आप ज़रूर नौकरी छोड़ दीजिए, लेकिन इतने सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद आप नौकरी कब छोड़ना है ये डिसाइड करिए। हो सकता है कि आप नौकरी 1 साल बाद, 2 साल बाद छोड़ें। 2 साल में क्या सिचुएशन होती है वो तो बात की बात है, लेकिन 2 साल में हो सकता है कि आपके पास एक पर्याप्त सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो। जब तक आपके पास पर्याप्त सब्स्टिट्यूट नहीं है, जब तक आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती, जब तक आपको इसका विकल्प नहीं मिलता, तब तक यह नौकरी ना छोड़ें और उसको कंटिन्यू करें, किसी भी तरह से घसीटें। जब आपने 5 साल झेल लिया है तो 2 साल और सही, 2 साल मेरे लिए झेल लीजिए आप, और अपने परिवार के लिए झेल लीजिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए झेल लीजिए, और उसके बाद आप कंसीडर करिए, तब आप जॉब छोड़िए। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, शुभकामना, वंदे मातरम।